आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है वायु के क्रोध वाली एक प्रणालिका में जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर नहीं लगा है, तथा कुल फेरे 500 हैं, 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए एक वायु के क्रोध वाली प्रणालिका है, यानी एक सोलिनॉइड है जिसमें हवा भरी हुई है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, गलती से स्क्वायर नहीं लिखा है। उसमें जो तार के फेरे हैं 500 हैं, 2.5 एम्पियर की करंट उसमें बह रही है। अब धारा को 10⁻38 के अल्पकाल में अचानक बंद कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत कम समय में जब बंद कर देंगे यानी स्विच ऑफ कर देंगे तो अचानक धारा में परिवर्तन होगा। जब अचानक परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में भी अचानक परिवर्तन होगा, तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और चूंकि बंद किया गया है यानी सर्किट इनकम्प्लीट है, परिपथ इनकम्प्लीट है, इसलिए प्रेरित धारा की बात नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं। तो जब स्विच ऑफ कर दिया गया अचानक 10⁻38 सेकंड में, तो जाहिर सी बात सोलिनॉइड में जो तार है 500 फेरे हैं जिसके, उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो औसत विद्युत वाहक बल कितना होगा ये हमको बताना। तो देखें यहाँ पर जो प्रणालिका है उसी में विद्युत वाहक बल की बात की जा रही है। इसका मतलब ये स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। अगर दूसरी कॉइल होती तो हम अन्योन्य प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते। यहाँ पर चूंकि वही प्रणालिका है इसलिए यहाँ पर स्वप्रेरकत्व कहेंगे। तो प्रणालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये सारे फार्मूले हम लोगों ने NCERT में पढ़ रखे हैं, तो इनको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। और प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व भी हम लोग NCERT में पढ़ चुके हैं। L = μ0 n² अपॉन L, ये फार्मूले हैं, तो इनको आपको याद करना है। अब ये दोनों फार्मूले अलग अलग हैं, अब इनको अगर एक साथ कर दें तो L की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये नया फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन = ब्रैकेट में μ0 n² अपॉन L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये सारे फार्मूले हम लोगों ने NCERT में पढ़ रखे हैं। अब देखिए n की वैल्यू दी है 500 फेरे हैं, जो क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 का गुणा हो जाएगा। लंबाई कितनी है प्रणालिका की 30 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.30 मीटर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर डेल्टा I अपॉन डेल्टा T है, तो इसको पहले समझेंगे। तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T = धारा में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो धारा में परिवर्तन, तो जब स्विच ऑफ कर दिया गया तो जितनी थी उससे 0 हो गई, तो अंतिम में प्रथम घटाते हैं तो I2 - I1। तो जब स्विच ऑफ हो गया तो अंत में धारा 0 हो गई, माइनस प्रारंभ में 2.5 एम्पियर थी अपॉन, यहाँ पर देखिए 10⁻38 सेकंड ऊपर दिया था, यहाँ पर 10⁻3 है, तो यही होगा। वहाँ पे हो सकता है गलत लिखा, इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। 10⁻3 सेकंड है, 38 नहीं है। हिंदी वाली बुक में थोड़ा गलतियाँ हैं, इनको ध्यान दे के चलना है। तो इसको जब सॉल्व किया तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T की वैल्यू आ गई -2.5 × 10⁻³ चूँकि धारा अधिक से घट रही है, 0 हो रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन है।
ये फार्मूले से भी माइनस आया है, लेकिन ये माइनस का मतलब है कि धारा अधिक से घट रही है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला है माइनस म्यू जीरो एन स्क्वायर अपान एल डेल्टा ई अपान डेल्टा टी। सारी वैल्यू रख देंगे। म्यू जीरो की वैल्यू यहाँ पर तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ फेरों की संख्या 500 है, स्क्वायर करेंगे और क्षेत्रफल 25 × 10⁻⁴ है। और नीचे क्या है, एल दूरी कितनी है 0.30 मीटर, तो 0.30 इंटू यहाँ पर डेल्टा ई अपान डेल्टा टी है, तो वैल्यू यहाँ से रखी -2.5 × 10⁻³ -3 है, यहाँ गलती लिखा है, सब बहुत गलत है हिंदी में तो ध्यान देना। अब इसको सॉल्व किया गया तो आ गया 6.5 वोल्ट, यही हमारा आंसर होगा। तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बहुत आराम से निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। कह रहा है चित्र 6.7 में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार तथा एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा की लंबाई a है के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको निकालना है। तो एक एक करके पहले हम निकालेंगे, तो पहले ए वाले का ही आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फिगर दिया गया है, लंबा तार है, इसमें धारा आई बह रही है, यहाँ से दूरी x है और ये वर्गाकार है यानी स्क्वायर टाइप है जिसकी सारी भुजाएं ए हैं और v वेलोसिटी से ये दूर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है v वेलोसिटी से दूर जाएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो उसी अन्योन्य प्रेरकत्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए अन्योन्य प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। अगर एक ही चीज़ होती तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते यानी स्वप्रेरकत्व की। तो यहाँ पर देखिए यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम है तो फाई = mi, ये सारे फार्मूले एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़े हैं। तो फाई = mi हो गया और mi = μ0 Ia / 2 पाई log 1 + a/x। अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट लिख दिया है, इस फिगर में डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, जबकि इसे हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालना होगा, तो इंग्लिश वाली बुक में बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए कह रहा है टेक ए स्मॉल एलिमेंट dy इन द लूप एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एज शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है और यहाँ तक y डिस्टेंस है और ये छोटा सा हम dy एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। तो ये हमारी अगर पूरी दूरी की बात की जाए तो ये a है, ये x है, तो ये a + x हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएशन विद एलिमेंट dy, तो dy पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का मतलब ही होता है कि क्षेत्रफल गुणे चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो BA होता था, तो d फाई = B, यहाँ पर छोटा एरिया है DA, तो इसलिए DA कर दिया है। वेयर DA = एरिया ऑफ एलिमेंट dy, तो dy एरिया का, dy जो छोटा एलिमेंट है इसका एरिया है और एरिया = होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई ये वाली अगर लेंगे तो ये a है क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो a हो गया, चौड़ाई ये dy हो जाएगी इसलिए dy हो गया। अब B = मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस y। अब y डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यहाँ तक ये डिस्टेंस है जो, तो ये हो जाएगा μ0 I / 2 पाई y। अब देखिए जो सीधा तार है इसके कारण इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो μ0 I / 2 पाई, अगर ये डिस्टेंस r होती तो r लिखते, y है तो y लिखा जा रहा है सीधे तार के लिए। फार्मूला होता है, इसको ध्यान दीजिए, सीधे तार के लिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि μ0 I / 2 पाई y में I हमारी करंट इन द वायर है जो सीधा तार है
ये देखें, ये जो वायर है इसमें जो करंट है ये है, और μ0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी खाली स्थान की चुंबकनशीलता हिंदी में अगर कहें। इसलिए डी फाई इक्वल टू, अब डी फाई यानी फ्लक्स में परिवर्तन, तो μ0 I ए डी वाई अपान 2 पाई वाई। देखिए यहाँ पर b इक्वल टू फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो पूरी ये b की वैल्यू है, तो ये b की वैल्यू रख दिया, ये a नहीं है, a बाहर है इतना, ये इतना पूरी, यहाँ पर ये इतना पूरी b की वैल्यू है, और ये क्षेत्रफल है a इंटू डी वाई। तो फाई इक्वल टू बी ए उसी तरह से लिखा गया है, उसी को यहाँ पर दर्शाया है एक साथ। तो फाई इक्वल टू μ0 IA अपान 2 पाई, अब इतने में परिवर्तन हो रहा है इसलिए इंटीग्रेशन का साइन dy बाई वाई हो जाएगा। μ0 कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, क्षेत्र A भुजा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसके लिए इसको अलग निकाल लिया गया। अब y टेंड्स फ्रॉम x टू a प्लस एक्स। अब y हमारी जो y है, ये जो यहाँ पर z माना है, ये x से a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, यानी ये पूरी भुजा यहाँ तक आएगी लास्ट तक, तो a प्लस एक्स हो जाएगा। तो x से a प्लस एक्स तक, यानी इस कोने से इस कोने तक, ये कहने का मतलब है। ये देखिए इसमें साफ समझ में आएगा, x प्लस a का मतलब a ये हो गया, x ये हो गया, ये x प्लस a लिखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब इसको तो y0 IA अपान 2 पाई, अब इसको अगर लाग के फॉर्म में लिखें, dy बाई वाई वैसे लिख देंगे, तो लाग के फॉर्म में लाग ई के फॉर्म में, तो y हो जाएगा, और ये x से a प्लस एक्स तक, तो ये हो जाएगा μ0 IA अपान 2 पाई लाग ई। अब ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपान एक्स, अगर ये लाग ई बाहर ले आएंगे। अब देखिए फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए द फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इक्वल टू एम आई, ये फार्मूला होता है, इसलिए एम आई इक्वल टू, अब एम की वैल्यू एम आई है, तो यहाँ पर देखिए फाई इक्वल टू एम आई है, तो यही पूरी वैल्यू फाई की जगह उठा कर रख दिया जाएगा, तो एम आई इक्वल टू हो जाएगा μ0 IA, यही वाली वैल्यू 2 पाई लाग ई, इसको इस तरह लिख देंगे a अपान एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू, अभी i इधर आ जाएगा, तो μ0 a अपान 2 पाई, i से i कट जाएगा, लाग e a अपान एक्स प्लस 1, तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। हिंदी वाली बुक में डायरेक्ट लिख दिया था, समझ में उतना अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है इसको विस्तार से लिखा गया। अब देखें बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है अब मान लीजिए कि सीधे तार में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तथा लूप एक स्थिर वेग v बराबर 10 मीटर पर सेकंड से दाईं ओर को गति कर रहा है, तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिकलन चित्र 6.7 उस क्षण पर कीजिए जब x बराबर 0.2 मीटर हो, x बराबर 0.2 मीटर हो, लूप के लिए a बराबर 0.1 मीटर, ये जो लूप है इसकी एक भुजा 0.1 मीटर है, और सारी भुजाएं इतनी ही होंगी क्योंकि ये वर्गाकार है, तथा यह मान लीजिए कि उसका प्रतिरोध बहुत अधिक है, यह मानना है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक एक करके हम लोग बातों को
समझेंगे। जो दिया है पहले उस पर विचार करें। तो लूप के भीतर तार से जेड दूरी पर स्थित dz चौड़ाई की एक पट्टी पर विचार कीजिए जो कि तार के समांतर है। तो यहाँ पर देखिए dz पट्टी है, इंग्लिश वाली में dy माना गया था। तो पट्टी के क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि फाई इक्वल टू BA होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल देखिए, लूप के भीतर तार से जेड दूरी पर स्थित dz चौड़ाई की एक ऐसी पट्टी पर विचार कीजिए जो कि तार के समांतर, इस तार के समांतर। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल dA इक्वल टू A इंटू dz होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई वाली भुजा ये है, चौड़ाई वाली ये है, जितनी ये भुजा है उतनी ही ये भी होगी, ये वाली। तो तार के काण पट्टी पर चुंबकीय क्षेत्र तार के काण पट्टी पर, इस पट्टी पर, तो तार के काण B बराबर μ0I/2π, वहाँ पर y था इंग्लिश वाले में, यहाँ z माना गया है, ये दूरी तो z लिख दिया। ये फार्मूला होता है लंबे तार के काण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जितनी दूरी पर होगी वही नीचे लिखा जाता है। तो यह है क्षेत्र, तो इसलिए फार्मूले को याद कर लीजिए। यह क्षेत्र पट्टी के तल के लंबवत भीतर की ओर है। अब ध्यान दीजिए, इस पर इधर को धारा प्रवाहित हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखें तो ऐसे अगर इस तार को पकड़ें तो हमारा अंगूठा किधर को रहेगा, इधर को। अगर दाहिने हाथ से पकड़े और उंगलियां घूम कर ऐसे आएंगी, ऐसे, तो पहले ऐसे आएंगी यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी अंदर की तरफ। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है इस पट्टी पर, सब जगह, मतलब इधर अंदर की तरफ, सब जगह अंदर की तरफ क्रॉस बनना चाहिए, और इधर को बाहर की तरफ होगा, इस तरह से होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यह क्षेत्र पट्टी के तल के लंबवत भीतर की ओर है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है भीतर की ओर, इसलिए पट्टी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d बराबर BdA होगा। तो ये हो जाएगा μ0I/2πz इंटू DA मतलब क्षेत्रफल, तो A इंटू dz हो जाएगा। अब देखिए पूरे लूप द्वारा परिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू z बराबर x से लेकर के x प्लस a तक, यानी यहाँ से लेके ये पूरा लास्ट तक, x से लेके x प्लस a तक। तो dB बराबर हो जाएगा फाई इक्वल टू इतना इंटू dB इक्वल टू, अब dB की वैल्यू μ0/2πi इंटू a। अब जो चेंज होने वाला है वो अंदर रहेगा, तो z इक्वल टू x से x प्लस a तक 1/z इंटू dz, जो चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्व करके बहुत लंबा निकाला हुआ है, यहाँ तक इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्क्वायर लूप के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें इंग्लिश वाली बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया है कि EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इक्वल टू B एवरेज। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी BAB, यानी ये वैल्यू हो जाएगी μ0I/2πx AB। अब ये सारा वैल्यू यहीं पर रख देना है, तो सीधा ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो I दे दिया है 50 एम्पियर, X दे दिया है 0.2 मीटर, A दे दिया है 0.1 मीटर जो लूप की एक भुजा है, X जो सीधे तार से लूप तक की दूरी है, और कितने मीटर पर सेकंड से लूप को खींचा जा रहा है दूर की तरफ, वो वेग है। तो BAB ये फार्मूला हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इक्वल टू B की वैल्यू यहाँ से μ0I/2πx लिखेंगे, तो μ0 की वैल्यू 4.10⁻⁷ इंटू A जो है हमारा, ये I जो है करंट है, तो 50 एम्पियर, और नीचे 2πx है, तो 2π इंटू x की वैल्यू ये दी है, और ये हमारा
ए है तो ये हो गया 0.1। ए मतलब भुजा जो है लूप की, और v हमारा वेग है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये रख दिए। सॉल्व किया तो आ गया 5 × 10 गया था -5 वोल्ट। अब देखें हिंदी इंग्लिश में काफ़ी अंतर है, 1.7 × 10⁻⁵ वोल्ट निकालना है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान देना है, तो ये आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। तो सीधा देखिए ये फार्मूले हमको पता होने चाहिए, तो जो लूप है उसके लिए फार्मूला हमारा ये हो जाएगा, सीधे तार के लिए अलग था और लूप के लिए अलग हो गया। तो ये फार्मूले सीधा आपको नीट के लिए याद होना चाहिए, इनको डिराइव नहीं करना है, न उसमें ज़्यादा अपना समय बर्बाद करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर। कह रहा है किसी यम द्रव्यमान तथा त्रिज्या वाले एक पहिए के किनारे यानी रिम पर एक रैखिक आवेश स्थापित किया गया है जिसकी प्रति इकाई लंबाई पर आवेश का मान 2 है। तो थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आवेश का कह रहा है लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ इज लोडेड uniformly into the rim of a wheel of mass m and radius r. The wheel has light non-conducting spokes and is free to rotate without friction about its axis. A uniform magnetic field extended over a circular region with the rim it is given by. तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दिया है b = -b0 के, रेडियस इसके a से कम है, मतलब a की वैल्यू r से बराबर है या ज़्यादा है, और कैपिटल R की वैल्यू a से ज़्यादा है। इस बात को ध्यान देना, यानी कैपिटल R जो है हमारा ये है और स्मॉल a जो है हमारा ये वाला है। देखिए इंग्लिश वाली बुक में काफ़ी गलत दिया है, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश का मान 2 है। देखिए पहिए के स्पोक हल्के एवं कुचालक हैं, यानी जो ये तार जैसी संरचनाएं हैं ये हल्के हैं और कुचालक हैं, यानी इनसे आवेश नहीं प्रवाहित हो सकता, तथा वो अपनी अक्ष के प्रति घर्षण रहित घूर्णन में स्वतंत्र है, जैसा कि चित्र 6.9 में दर्शाया गया। तो घर्षण रहित घूर्णन है स्वतंत्र है, यानी घूमेंगे तो उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा। पहिए के वृत्तीय भाग पर रिम के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र वितरित है। अब ये पहिए के अंदर एक समान, देखिए क्रॉस मतलब इस कागज के पेज के अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित है। तो इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है, यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है और ये बताया गया है कि इस तरह परिभाषित किया गया। तो चुंबकीय क्षेत्र को अचानक स्विच ऑफ करने के पश्चात पहिए का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र को अचानक स्टॉप कर दिया जाए तो फील्ड को अगर सडनली स्विच ऑफ कर दिया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी हमको यानी कोणीय वेग बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें लिखी गई हैं पहले उनको ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये लाइन लिखी गई है कि ये लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, इसको समझिए। तो लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये लैम्डा निकल आएगा। तो लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब लैम्डा = टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। टोटल चार्ज Q है, वहाँ पर जो 2 लिखा था हिंदी वाली में, यहाँ पर देखिए आवेश का मान 2 है, ये Q है। तो टोटल चार्ज Q हो गया अपॉन लेंथ हमारी 2πr हो गई। ये जो परिधि है यही तो पूरी दूरी है, तो पूरी परिधि का मान क्या होता है 2πr, इसलिए यहाँ पर 2πr लिखा गया। अब आगे देखिए वेयर r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद इन द व्हील।
आर हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद इन द व्हील, यानी व्हील के अंदर कोई पॉइंट है जहाँ पर तक चार्ज है। यम हमारा क्या है, मास ऑफ द व्हील है, रेडियस जो है पूरी व्हील की, ये बाहर वाली जो ये पॉइंट है यहाँ तक की रेडियस। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस बी जीरो के कैप, ये हमको दिया है। के कैप का मतलब है कि आई जे के हम पढ़ते थे एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में ये एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब के डायरेक्शन में होगी, ये बात समझ में आ रही है, उसकी दिशा। तो एट डिस्टेंस आर द मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देखें ये जो डिस्टेंस आर हम लेंगे स्मॉल आर, यहाँ पर क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यानी चुंबकीय बल होगा वो अभिकेंद्र बल द्वारा बैलेंस होगा, यानी अंदर की ओर जो बल लगेगा यहाँ पर उसको अभिकेंद्र बल बोलेंगे घूमने पर, तो चुंबकीय बल उसको मेंटेन करेगा, यानी चुंबकीय बल बाहर की ओर लगेगा और अभिकेंद्र बल तो अंदर की ओर लगता ही है, तब एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। यानी मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि अभिकेंद्र बल अंदर की ओर लग रहा है, चुंबकीय बल बाहर की ओर। राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एट डिस्टेंस आर द मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज, तो आप दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपान आर हो गया। अभी केंद्र बल एम वी स्क्वायर अपान आर होता है, और चुंबकीय बल हमारा क्यू वी बी होता है, वही क्यू वी बी यानी बी क्यू वी लिखा है। वेयर वी हमारा लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हील है, जो ये वी है ये लीनियर वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए एंगुलर नहीं है। तो यहाँ पर बी इंटू, अब क्यू की वैल्यू देखें यहाँ से, तो क्यू की वैल्यू तो ये लैम्डा इंटू ये 2 पाई आर इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी लैम्डा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर b इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर हो गया, इक्वल टू एम वी अपान आर हो जाएगा, क्योंकि v से v कट जाएगा। तो ये हो गया v इक्वल टू, ये पूरा इधर चला जाएगा एम नीचे, तो b 2 पाई लैम्डा आर स्क्वायर अपान एम हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारा ओमेगा इक्वल टू, अरे v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v अपान आर, तो ओमेगा इक्वल टू v अपान आर हो गया। अब v की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखेंगे तो b इंटू 2 पाई लैम्डा आर स्क्वायर अपान एम आर, ये एम है नीचे। अब फार देखिए एंगुलर वेलोसिटी की बात करें ओमेगा, तो फार आर स्मॉलर देन आर इक्वल टू एंड ए इज ग्रेटर देन आर, मतलब ए स्मॉलर देन कैपिटल आर, तो वी गेट। तो यहाँ पर देखिए जो आर है वो ए के बराबर है या ए से कम है, तो डायरेक्ट ए की ही वैल्यू रखेंगे बराबर वाली, तो आर की जगह ए होगा तो ए स्क्वायर हो गया, और लैम्डा है तो लैम्डा रहेगा अपान, अब नीचे एम आर है, तो चूंकि ए स्मॉलर देन है आर से, तो ये आर की ही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो एम आर वैसे हो जाएगा। तो कुल मिला के ओमेगा इक्वल टू माइनस 2b जीरो बेसिक ए स्क्वायर लैम्डा अपान एम आर इंटू के कैप हो जाएगा। यहाँ से देखिए वेक्टर बी बराबर माइनस बी जीरो के कैप है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और 2b जीरो हो गया, या 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पाई छूट गया है, तो माइनस 2b जीरो पाई ए स्क्वायर लैम्डा अपान एम आर होगा के कैप। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।